नहीं बेटा आपको मेरी। हेलो। हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है? सर आपका माइक ऑफ है। मेरा माइक ऑफ है। अच्छा, आवाज़ आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज़ आ रही है बेटा? यस सर। ओके। जब दो सिस्टम से ज्वाइन करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। चलो, तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना बेटा ये कि बजट देखो, मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ था, ये बचा हुआ है मेरे पास। तो बजट के 3 लेवल मैंने यहाँ दिखाए हैं। इसके बाद हमने यहाँ दिखाया है कि यूनियन बजट की बात हम करेंगे। इसके बाद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट, एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब इसमें हमने दिया है कि ये फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है। ओके। नेक्स्ट है, थोड़ा दूरी यहाँ लाऊंगा तो आवाज़ ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं ऐसे करूँ। ठीक है, ठीक है। प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट वर्किंग डेज, नाउ इट इज़ ऑन 1 फरवरी। ओके। चलो, अब फीचर्स ऑफ बजट ये हमने डिस्कस कर लिया कि पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है, फिक्स पीरियड के लिए होता है। चलो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट अभी हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। रीलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बैलेंस रीजनल ग्रोथ, इनकम इनक्वलिटीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सब सारे हमने मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज वगैरह, जीडीपी ग्रोथ वगैरह सब देख लिया है। ठीक है। इसके बाद हमारे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, इसकी हम अब बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि एक डायग्राम से बताना ज़रूरी है, इसलिए मैंने फिर मोबाइल से ज्वाइन किया। तो बजट देख लो बेटा, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। अब रिसिप्ट्स में क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। दिमाग में आ रहा है बेटा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। बजट के दो कंपोनेंट, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, और रिसिप्ट्स के दो कंपोनेंट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। इसी तरह एक्सपेंडिचर के दो कंपोनेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, समझ में आया बेटा? ये आपको याद ही रखना है। अब इसमें से क्वेश्चन पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ बजट, तो उसमें दे देगा रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, या रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, या कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऐसे तो आपको रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि सब मिला के कंपोनेंट हैं, लेकिन मेन जो कंपोनेंट है वो दो है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। और ये जो कंपोनेंट है वो रिसिप्ट के कंपोनेंट है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो ये आपको क्लासिफिकेशन याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये ओके? बोलो बेटा। अब देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट के कंपोनेंट दिया गया है अलग से, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और मैंने वहाँ बताया था पढ़ाते समय आपको कि रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा है तो वो क्या होगा? रेवेन्यू डेफिसिट होगा। ठीक है, इस तरह कैपिटल अकाउंट पर भी डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है, देख लो यहाँ लिखा होगा कैपिटल बजट के ऊपर कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा है कैपिटल रिसिप्ट से तो वो कैपिटल बजट पर डेफिसिट होगा। ओके, नाउ आप आ जाइए रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, जिसकी भी हम चर्चा कर रहे थे। क्या लिखा है? दीज रिसिप्ट्स डोंट क्रिएट एनी लाइबिलिटीज़ फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, ये गवर्नमेंट को रिसिप्ट जब भी होता है वो कहीं ना कहीं, हम जब पैसा किसी से लेते हैं तो लाइबिलिटीज़ क्रिएट करता है। ठीक है, उधार किसी से लोगे तो लाइबिलिटीज़ को क्रिएट करेगा। एम राइट? बोलो भाई, किसी से बोलो। आप एक इंट्रैक्शन नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है क्लास में होने का बेटा। इंट्रैक्शन करोगे तभी क्लास में एनर्जी आए बढ़ेगी। बोलो अनुप्रिया, बोलिए बेटा। अनुप्रिया, हाँ बोलिए। सुरजीत, समझ में आ रही बात? आप किसी से, मैं बिल्कुल सिंपल टर्म बोल रहा हूँ कि अगर आप पैसा लेते हो तो उसको आपको लौटाना पड़ता है ना। जब आप पैसा लेते हो तो आपकी लाइबिलिटीज बढ़ती है, लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसा है जिसमें लाइबिलिटीज नहीं बढ़ती है। ठीक है, और ना तो एसेट्स घटता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट, जैसे मान लो रेवेन्यू रिसिप्ट के आगे देखोगे कि साधन कौन कौन से हैं, तो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट से जब भी होगा वो हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को, रेवेन्यू ही जब होगा तो एसेट्स और लाइबिलिटीज को टच नहीं करेगा। अगर पुराना लेक्चर याद आ रहा होगा
पुराना डिस्कशन याद आ रहा होगा तो आप कंफर्टेबल जोन में होंगे, राइटिंग वर्क किया होगा तो कंफर्टेबल जोन में होंगे, वरना आपको डिफ़िकल्टी हमेशा महसूस होती रहेगी, मेहनत करना ही पड़ेगा। तो द रिसिप्ट्स डोंट क्रिएट एनी लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, जैसे एग्जांपल भी लिख दिया गया है टैक्स रिसिप्ट। तो टैक्स रिसिप्ट में कोई भी हम पैसा, गवर्नमेंट जब हमसे इनकम टैक्स लेती है तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ नहीं होती कि गवर्नमेंट उसको वापस करे या जिस व्यक्ति से लिया है उसी व्यक्ति के लिए कुछ काम करे, ये गवर्नमेंट के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा इसमें लिखा हुआ है दे रिसिप्ट्स डोंट कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। आप जैसे इसको समझना है इस पॉइंट को, तो आप कैपिटल रिसिप्ट्स पर थोड़ा चले जाइए। कैपिटल रिसिप्ट्स जो होता है वो हमारे एसेट्स में कमी लाता है। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या करता है, हमारे एसेट्स में कमी लाता है। आर गेटिंग पॉइंट? कैपिटल रिसिप्ट्स हमारे, बोलिए कुछ बोलना चाह रहे हो सुजीत? जैसे आपको मैं एग्जांपल बताऊं कि थोड़ा सा मैं साउंड आप लोग का दे दूंगा, आवाज़ नहीं होती। तो कैपिटल रिसिप्ट्स हमारे एसेट्स में कमी लाता है। कैसे? जैसे मान लो कि गवर्नमेंट की एक कंपनी है, उस कंपनी को गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया, तो गवर्नमेंट को तो इनकम हो गई, रिसिप्ट हो गया, पैसा आ गया, लेकिन गवर्नमेंट की एक कंपनी कम हो गई, वो प्राइवेट हैंड में चली गई, तो गवर्नमेंट का एसेट्स कम हो गया। ठीक है, तो जो कैपिटल रिसिप्ट होता है वो हमारे एसेट्स को घटाता है, ये ध्यान रखना। लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो हमारे एसेट्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता। ठीक है, तो किस तरह के कंपोनेंट हैं उसी पर वो डिपेंड करता है कि वो रेवेन्यू होगा या कैपिटल होगा। किस तरह का एक्सपेंडिचर है वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि वो किस में जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। मेरी इतनी बात समझ में आई? बोलिए, बोलो बेटा। हाँ, चलो बोलते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। इसके बाद आते हैं बैलेंस्ड रीजनल। चलो ये हमारा इसमें नहीं है। अब हम आते हैं इस कंपोनेंट में। इतना अगर आप समझ में आ गया आपको तो आगे आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ कि आप ये बताओ कि डिसइन्वेस्टमेंट किसका हिस्सा है। अगर मैं पूछूं आपसे कि, बड़ा थोड़ा मोटा कर लूँ इसको, डिसइन्वेस्टमेंट मैंने लिखा है, ये बताओ ये क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है क्या कैपिटल रिसिप्ट है? यस, ये है क्या है, दिस इज व्हाट, कैपिटल रिसिप्ट। ओके, तो ऐसे ही आपको याद रखना है। वेरी गुड। अगर मान लो मैं कहूँ कि बोरोइंग, बोरोइंग क्या है, ये कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है। अब देखो ये कैपिटल रिसिप्ट है, बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ कैपिटल रिसिप्ट, ये कैपिटल रिसिप्ट क्यों है? कैपिटल रिसिप्ट क्यों है ये? बोरोइंग आपने कहा, कैपिटल रिसिप्ट क्यों है? बोलो भाई। देखो बोरोइंग जो होता है, हाँ, जब बोरोइंग जो है एसेट्स को नहीं, बोरो आप जब करते हो, मान लो यहाँ पर हम ले लें जापान, बुलेट ट्रेन वाला एग्जांपल आपको दिया था मुझे याद है, यहाँ ले लिया इंडिया। ठीक है, जापान से इंडिया लिया, तो क्या फ्यूचर में जापान को देगा कि नहीं देगा? देगा ना? बोलो, बोलो भाई। इंडिया अगर जापान से बोरो किया, इंडिया ये बोरो कर रहा है, बी फॉर बोरो, ठीक है,
तो इस लोन को रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा? आर फॉर रिटर्न, बोलो। आप किसी से पैसा लेते हो तो रिटर्न करते हो कि नहीं करते हो? तो इसमें चुप रहने की क्या बात है? शुभांकिता, शुभांकिता, शुभांकिता क्लास में नहीं है? शुभांकिता, शुभांकिता क्लास में नहीं है शुभांकिता। गुलसाद, 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 ये भी क्लास में नहीं है। चलो, तो इसको निकाल ही दूँ? क्या फ़ायदा है जब बोलना ही नहीं इन लोगों को। शुभांकिता एंड गुलसाद, मुझे लग नहीं रहा है क्लास में। शुभांकिता दिखाई भी नहीं दे रही है क्लास में, नेटवर्क का इशू है। गुलसाद तो हैं क्लास में। गुलसाद, 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 मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। दीक्षा, 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 सुजल, 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 देख लो, ये इकोनॉमिक्स की क्लास है। लोग ऐसे ऐसे पढ़ाई इकोनॉमिक्स की होगी और ऐसे आप लोग का रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। अभिजीत, 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 क्या कर रहे हो भाई? इतनी देर बाद बोल रहे हो। अनुराग, आप लोग तो ऐसे पढ़ाई कर रहे हो जैसे पेरेंट्स के ऊपर कोई एहसान कर रहे हो। हाँ, ऐसे थोड़ी होगा। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अनुराग बताएंगे आप कि इंडिया ने जापान से लोन लिया तो क्या इंडिया को तो लोन रिटर्न करना पड़ेगा ना? बोलिए अनुराग। क्या बेटा? मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर इंडिया ने जापान से पैसा लिया तो इंडिया को रिटर्न करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना? तो इसको क्या कहोगे? लाइबिलिटीज़ कहते हैं इसको। जब हमको फ्यूचर ऑब्लिगेशंस होता है ना, उसको क्या कहते हैं? लाइबिलिटीज़ कहते हैं। तो इंडिया बोरोड मनी, जापान से पैसा लिया तो इंडिया को पैसा वापस करना है, तो ये इंडिया के लिए लाइबिलिटीज़ हो गई। तो जब ये, चूंकि हमारे पास पैसा आ रहा है और लाइबिलिटीज़ हमारी अफेक्ट हो रही है, लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे किस अकाउंट में आता है? कैपिटल रिसिप्ट्स में जाता है। किस में आता है? कैपिटल रिसिप्ट्स में। ठीक है, ये हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स में जाता है। समझ में आ रही मेरी बात? जब ये स्थिति होगी तो कैपिटल रिसिप्ट्स में आएगा। गेटिंग पॉइंट? बोलो भाई। हाँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ये ऐसे नहीं होगा। ऐसे सोचो कि इतनी आसानी से हो जाएगा तो नो, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़े हमेशा। चलो ठीक है, तो हमने रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। एक और हम बजट का जो डेफिसिट होता है ना, उसको हम दिखा देते हैं। बजट डेफिसिट, बीडी। बजट डेफिसिट मतलब, बीडी मतलब बजट डेफिसिट। ये हम 3 तरह के बुक्स में पढ़ते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट्स, आरडी, ठीक है, बजटरी डेफिसिट्स, और इसको बजटरी डेफिसिट्स कर लो। बजटरी डेफिसिट नहीं होगा ये, सॉरी, बजटरी डेफिसिट्स तो मैं दिखा ही रहा हूँ। रेवेन्यू डेफिसिट्स, फिजिकल डेफिसिट्स, और दूसरा है प्राइमरी डेफिसिट, पीडी। पीडी, एफडी, आरडी, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट्स ये फिजिकल डेफिसिट्स है, फिजिकल डेफिसिट्स, और रेवेन्यू डेफिसिट्स और प्राइमरी डेफिसिट्स, ठीक है। अब इसमें क्या है? ये सबसे पहले देखो, बजटरी डेफिसिट्स टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड है। जैसे आपने बजट का कंपोनेंट देखा ना, कि बजट के 2 कंपोनेंट होते हैं, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। और क्या है? एक्सपेंडिचर।
ठीक है, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर, ये है ना। ओके, तो टोटल रिसिप्ट्स क्या है, टोटल रिसिप्ट्स, ये टोटल रिसिप्ट्स किसका किसका होगा, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ, ये दिमाग में बैठ गया आपको, बजट का तो 2 कंपोनेंट आपको दिमाग में बैठ गया। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको कि बजटरी डेफिसिट्स क्या होता है। बजट के 2 कंपोनेंट, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स के 2 कंपोनेंट, रेवेन्यू रिसिप्ट, ध्यान देखना और डायग्राम बनाते जाओ। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स। ओके, इस तरह एक्सपेंडिचर के 2 कंपोनेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, ये हो गए। अब टोटल रेवेन्यू, अब ध्यान देखना, टोटल रेवेन्यू क्या हुआ, रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स, ये टोटल रेवेन्यू हो गया। टोटल रेवेन्यू ये हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। टोटल एक्सपेंडिचर ये हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बजटरी डेफिसिट जो होगा, टोटल, देखो बजटरी डेफिसिट होगा, क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। समझ में आई बात, टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया टोटल रिसिप्ट से, तो ये क्या हो गया, बजटरी डेफिसिट हो गया। तब ये क्या हो गया, बजटरी डेफिसिट हो गया। समझ में आई बात, बोलो बेटा, बोलिए, बोलो भाई। निशांत, सुरजीत, अनुप्रिया, अनुराग, अभिजीत, सुजल, मैं जो बोल रहा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो ये दोनों दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पर, मैं मार्क कर रहा हूँ। हाँ, रेवेन्यू रिसिप्ट्स यहाँ है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ है। इन दोनों में अगर हम देखें तो मैं यहाँ इसको मिटाता हूँ ताकि हम आपको ये समझा सकूँ, यहीं पर उसी स्क्रीन के सामने रहेगा तो अच्छा रहेगा। ऑलरेडी फ्लो चार्ट बना हुआ है, दूसरे में फिर दिमाग में आएगा नहीं आपके, ठीक है। तो अगर मान लो ये रेवेन्यू, इसकी मैं बात कर रहा हूँ और इसकी बात कर रहा हूँ, तो अगर RE रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन RR रेवेन्यू रिसिप्ट्स, तो ये क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट्स। ये क्या हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट्स। ओके, रब कर दिया मैंने, रेवेन्यू डेफिसिट्स। ओके, 3 तरह के डेफिसिट्स की मैंने बात किया था, रेवेन्यू डेफिसिट्स, फिजिकल डेफिसिट्स और प्राइमरी डेफिसिट्स। ओके, ये रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, समझ में आया। तो व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट्स, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रेवेन्यू रिसिप्ट से। समझ में आई बात, बोलो भाई। ये सब पढ़ाया हुआ है, इसके बाद भी इतनी खामोशी है, पढ़ाई नहीं हो रही है। इकोनॉमिक्स को हिस्ट्री मत बनाओ, इकोनॉमिक्स को हिंदी मत बनाओ, इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स रहने दो। अभी इस बार का रिजल्ट देख लेना इकोनॉमिक्स का, यही कारण है कि बच्चों के मार्क्स कम आते हैं और बाद में लगता है कि टीचर ही ख़राब था। मैं तो अपना ड्यूटी कर रहा हूँ, बच्चे क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं बात करूँगा 2-3 पॉइंट से। चलिए, तो ये हो गया हमारा, हमने बजटरी डेफिसिट्स को दिखाया आपको, हमने रेवेन्यू डेफिसिट को दिखाया। अब हम आते हैं फिजिकल डेफिसिट्स के ऊपर। क्या है, फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट्स क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हो गया ना, ये हो गया, ये टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये देखो एक्सपेंडिचर का पार्ट है, देखो एक्सपेंडिचर नहीं है, एक्सपेंडिचर के 2 पार्ट। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट्स को माइनस करेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट्स, ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स, ये वाला इसको माइनस करेंगे, ये जो सर्किल कर रहा हूँ मैं। ओके, इसको माइनस करेंगे, किस में से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स क्या है, फिजिकल डेफिसिट्स क्या होता है, यहाँ फिजिकल डेफिसिट लिखा हुआ था, इसको रब कर रहा हूँ मैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, टोटल रिसिप्ट्स में क्या होगा, एक ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग, यहाँ देखो एक्सक्लूडिंग लिखना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग,
एक्सक्लूडिंग क्या होगा, बोरोइंग, बोरोइंग को छोड़ के, ठीक है। रिसिप्ट्स में, रिसिप्ट्स के कई साधन हैं, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह है, बोरोइंग है, ठीक है, अदर सोर्सेज हैं। तो बोरोइंग को छोड़कर जो रिसिप्ट्स में, कैपिटल रिसिप्ट से ही छोड़ना है, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट्स का ही पार्ट है बोरोइंग, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट्स का ही पार्ट है बोरोइंग, कैपिटल रिसिप्ट्स का ही पार्ट है डिसइन्वेस्टमेंट। समझ में आ रही बात? तो कैपिटल रिसिप्ट्स टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है। अब टोटल एक्सपेंडिचर को अगर एक्सपेंड करो तो क्या होगा, देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसी तरह टोटल रिसिप्ट्स को अगर करो तो क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। तो हम बोरोइंग को हम एक्सक्लूड कर देंगे। फिजिकल डेफिसिट्स अगर निकालना है तो फाइनली अगर हम लिखें फिजिकल डेफिसिट्स का फार्मूला, तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, यहीं पर लिख देते हैं हम ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो ये हमारा फिजिकल डेफिसिट हो गया। समझ में आ रही मेरी बात? ये याद रखना पड़ेगा बेटा, ओके, ये समझ में आई बात? और दूसरा है, शुभांकिता ऐसे पढ़ाई करोगे बेटा ना, कभी जाना कभी आना, और क्लास में नहीं बोलोगे, एक्टिव रहोगे ना बेटा, तो समझ में नहीं आएगा इकोनॉमिक्स, रिजल्ट खराब हो जाएगा बेटा। बहुत सारे बच्चों के मार्क्स तुम पूछ लो इस बार के बैच में। प्राइमरी डेफिसिट्स क्या है, फिजिकल डेफिसिट्स माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट जो आपने पे किया, अब ये पेमेंट जो है दूसरे देशों को किया जा रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट का जो पेमेंट किया आपने, उसको अगर आप फिजिकल डेफिसिट से माइनस कर देंगे तो आपका होगा प्राइमरी डेफिसिट्स। समझ में आया बात? अब हम आते हैं इस क्वेश्चंस के ऊपर जो हम आपको अभी दिखाएंगे। एसर्शन और रीजनिंग, यही मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं आपको एसर्शन और रीजनिंग कराऊं। चलो, हाँ, तो आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बेटा? स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा, चलो यहाँ से हम प्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो मोबाइल इज नॉट गिविंग द रिस्पॉन्स, कि तो दो सिस्टम अगर होगा तो ये फ़ायदा होता है ना, दो सिस्टम में, ओके। अब आपको करना क्या है, दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ, अब आपको बताना है, अब आपका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। शुभांकिता पढ़ो बेटा, शुभांकिता, हाँ पढ़िए, पढ़ो। स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं दिख रहा, क्यों भाई? ओके, फिर दोबारा प्रेजेंट करते हैं। जब कैमरा ऑन एंड ऑफ होता है ना, तब हमको लगता है कुछ इशू बन जाता है। दिखाई दे रहा है? चलो, चलिए, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन हमारी प्री स्टूडेंट शुभांकिता पढ़ेंगी। शुभांकिता ऑलवेज हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस। चलो शुभांकिता जी पढ़िए जरा।
यस, ये सारे असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें मनी एंड बैंकिंग भी का क्वेश्चन आएगा आगे। चलिए, अभी हमने बजट कराया है, अगर समय मिलेगा तो शाम में मैं मनी एंड बैंकिंग करा दूंगा, या अभी हो जाएगा। फिर इंडियन इकोनॉमिक्स केस स्टडी कल कराऊंगा। चलिए, ठीक है, ठीक है। आपको करना क्या है, असर्शन और रीजनिंग के दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको ध्यान से पढ़ना है। और इसमें से ये आपके अल्टरनेटिव जो लिखे हुए हैं ना, देखो अल्टरनेटिव लिखे हुए हैं ना, ABCD, इसमें से कोई एक आंसर चूज करना है। पढ़ो बेटा। चलो, नहीं नहीं, 1 मिनट। हाँ, अब इतना आपने पढ़ा और अल्टरनेटिव्स में है। हाँ पढ़ो बेटा, अल्टरनेटिव पढ़ ही लो एक बार, पहला क्वेश्चन इसलिए पढ़ लो। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चंस बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। लॉजिकल एप्टीट्यूड, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विच नीड्स लॉजिकल एप्टीट्यूड। तो अगर ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आते हैं, तब भी आपको अटेंटिव होके ही करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि ए की जगह बी हो जाए, बी की जगह सी लग जाए, सी की जगह डी लग जाए, ये संभावना बनी रहेगी। तो पहले ऑप्शन पर हम विचार करेंगे। हाँ, मुझे पहला आप बताइए कि इसमें से ABCD में अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो कोई मुझे बच्चा बताए कि इसमें क्या सही है। A सही है, B सही है, C सही है, D सही है। बोलिए बेटा। बोलो बेटा, कोई नहीं बताएगा। अब देखो, इसका नहीं बताने का मतलब है, खामोशी का मतलब है कि आपने पढ़ा नहीं है, सिंपल सा मतलब है। देखो, बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग टैक्सेस, टैक्स दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। पहला पॉइंट, टैक्स जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के दो स्रोत हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग टैक्सेस इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस इज वेदर द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अदर और नॉट, ठीक है। जैसा कि अब डायरेक्ट टैक्स का अगर आप याद करो, मैंने एक एग्जाम फॉर्मूला बनाया था, मारोगे तो रोऊंगा, दूसरा है मारा किसी को रोया कोई और, ठीक है। मतलब क्या है, एक जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है वही उस टैक्स को देता है, दूसरा क्या है, एक टैक्स लगाया जाता है वो अपने टैक्स को शिफ्ट कर देता है। और यहीं से इसका डिफिनेशन निकल के आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में जिसके ऊपर लगाया तो उसी को पे करना होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में लगाया जिसके ऊपर जाता है, टैक्स जिसके ऊपर इम्पोज किया जाता है, इंसिडेंस वास्तव में उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ता है, इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर पड़ता है। इंसिडेंस एक व्यक्ति पर पड़ा, मतलब लगाया गया, और वो शिफ्ट हो गया किसी के दूसरे के ऊपर, तो क्या हो गया, वो इम्पैक्ट उसका दूसरे के ऊपर पड़ा। तो ये असर्शन तो बिल्कुल सही है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का जो क्लासिफिकेशन है उसमें कहीं ना कहीं इस बात पर ही फोकस है, डेफिनेशन इसी बात से निकलता है कि टैक्स कौन पे करता है और कौन शिफ्ट कर देता है।
तो जो शिफ्ट हो जाता है वो इनडायरेक्ट टैक्स बन जाता है, और जो शिफ्ट नहीं होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी को पे करना होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में लगाया किसी के ऊपर जाता है, वो शिफ्ट करके दूसरे के ऊपर उसका बर्डन डाल देता है। तो असर्शन तो पहला तो बिल्कुल सही है। अब आते हैं दूसरा, अ डायरेक्ट टैक्स ए टैक्स हुज बर्डन फॉल्स ऑन द पर्सन ऑन हुम इट इज इम्पोज्ड। अब ये देखो ये भी सही लग रहा है, अभी हमने डिस्कस ही किया। दैट इज हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर, बिल्कुल बात सही बात है, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन नहीं शिफ्ट किया सकता। एंड इनडायरेक्ट टैक्स ए टैक्स हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड ऑन अदर ऑन अदर्स आइदर पार्टली और होली, तो ये भी सही है। तो हमारा इसमें जो ऑप्शंस हैं ए भी सही हो गया, और मतलब असर्शन भी सही हो गया, और रीजनिंग भी सही हो गया। तो ये जो है ऑप्शन अल्टरनेटिव्स में अगर आप देखो तो ए अल्टरनेटिव इज सही करेक्ट आंसर। बोथ असर्शन ए एंड रीजनिंग आर ट्रू, एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। समझ में आई बात? बोलो भाई, बोलो। हाँ, बोलना पड़ेगा ना बेटा, नहीं बोलोगे तो मजा नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। अब इसको नहीं पढ़ना, बार बार इसको रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट मत करना, अब डायरेक्ट आ जाना असर्शन क्या है रीजनिंग का। चल पढ़ो। हाँ, अभी आपने डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में अभी हमसे सुना, पूरी कहानी हमने पढ़ी, सुना ना अभी आपने? ये डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में मैं अभी हमने आपसे बात किया था बेटा, बोलो। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, बोलिए कोई बच्चा बताओ, व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? अभी जस्ट मैंने बताया, इट इज अ प्रोसेस इन विच द गवर्नमेंट sells its companies or undertakings to the private hand, ठीक है, to earn profit, or you can say to compensate their revenue deficit, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट में सरकारी जो क्षेत्र में जो कंपनियां हैं उसको प्राइवेट हैंड्स में उसमें से कुछ हिस्सा या पूरा प्राइवेट हैंड को बेच जाता है। ये ग्लोबलाइजेशन के दौर मनमोहन सिंह जब प्राइम वो थे फाइनेंस मिनिस्टर, तब से ये शुरू हो गया, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट के में क्या हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट एंड लोन प्रोसीड्स फ्रॉम अब्रॉड आर कैपिटल रिसिप्ट। देखो कैपिटल रिसिप्ट्स के ये दोनों कंपोनेंट है, डिसइन्वेस्टमेंट भी कंपोनेंट है कैपिटल रिसिप्ट्स का, अभी मैंने चर्चा किया था आपसे, और लोन अगर आप कहीं से ले रहे हो, मैंने जापान का एग्जांपल दिया, ये दोनों क्या है कैपिटल रिसिप्ट्स के हिस्से हैं। और कैपिटल रिसिप्ट्स जो है ये हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स के दो कंपोनेंट है, ठीक है। लोन हमारा क्या करता है, लायबिलिटीज को बढ़ाता है, और डिसइन्वेस्टमेंट हमारे एसेट्स को घटाता है, ये दो। अब देखो दूसरा रीजनिंग क्या दिया है, डिसइन्वेस्टमेंट रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, एंड लोन प्रोसीड्स फ्रॉम अब्रॉड इंक्रीजेज लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ये तो दोनों बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है, कि वास्तव में ऐसा होता है कि डिसइन्वेस्टमेंट का असर्शन में, ठीक है, ये बताया गया कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट ये कैपिटल एसेट्स का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। और डिसइन्वेस्टमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट के एसेट्स को कम करता है, रिड्यूसेस गवर्नमेंट एसेट्स, देख लो रिड्यूसेस गवर्नमेंट एसेट्स, एंड लोन क्या करता है, हमारे लायबिलिटीज को बढ़ा देता है। तो ये दोनों सही हैं, इसलिए यहाँ भी बोथ assertion A and region R are true, and region R is the correct explanation of assertion A। समझ में आई बात? बोलो भाई, समझ में आ रहा है ना बेटा? चलो अब आगे पढ़ो।
नेक्स्ट, किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर से दोबारा मैं बता दूंगा। चलो पढ़ो बेटा। नो 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 नो, ऐसे नहीं, आपको असर्शन और रीजन पढ़ना है। मैंने बस ये पढ़ा बोला था कि इस लाइन को नहीं पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड ए, इसको नहीं पढ़ना। असर्शन और रीजन तो पढ़नी पड़ोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। पढ़ो असर्शन, पढ़ो ए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दो मुझे कोई बच्चा, जल्दी दो, जल्दी दीजिए बेटा। डू इट फास्ट। बोलो बेटा, आंसर दो बेटा, ट्राई करो। पहली बात, हमको एक ही कंपोनेंट समझाओ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। शुभांकिता बताओ, ये सही है कि गलत है? शुभांकिता, जी सर। ये सही है या गलत है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। बोलिए, बोलो बेटा। अनुप्रिया यस सर। बोलिए। सुजल, अलर्ट हो जाओ। हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? डज नॉट क्रिएट एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये सही है गलत है? ट्रू और फॉल्स? क्यों? अच्छा चलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स को बढ़ाता है घटाता है? सर बढ़ाता है। वेरी गुड, अब हम समझ में आया कि आपको समझ में आ रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स को बढ़ाता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू लिखा हुआ बेटा तो वो एसेट्स और लायबिलिटीज को टच ही नहीं करता है। मैंने बोला है कि नहीं बोला है? बोलो। मैंने बोला कि रेवेन्यू चाहे एक्सपेंडिचर हो चाहे रिसिप्ट्स हो, वो एसेट्स और लायबिलिटीज को टच ही नहीं करेगा। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना तो एसेट्स घटाएगा ना तो लायबिलिटीज को बढ़ाएगा, लायबिलिटीज को घटाएगा। ना तो एसेट्स को, एक्सपेंडिचर है ना तो एसेट्स को बढ़ाएगा ना तो लायबिलिटीज को घटाएगा, रेवेन्यू है तो। ठीक है, तो पहला तो सही हो गया। दूसरा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच नाइदर क्रिएट्स एसेट। देखो अभी इसी की चर्चा हो रही थी ना, नाइदर क्रिएट्स एसेट्स नॉर कॉजेज रिडक्शन इन द लायबिलिटी। तो ये दोनों सही हो गया। समझ में आई बात? बिल्कुल उसके डेफिनेशन से निकाल के बनाया हुआ असर्शन रीजनिंग। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो पढ़ते हो आप, अगर इस क्वेश्चन को करने में, क्वेश्चन अगर आपका ये क्लियर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस क्या है, तो ये क्वेश्चन आपका आसान हो गया। एम आई राइट? बोलो भाई, बोलो। अब बोलो कि नहीं? यस सर। मेहनत मैं कर रहा हूँ, तुम लोग बैठे हुए हो और तुमको बोलने में मेहनत लग रही है। चलो पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। शुभांकिता समझ में आ रहा है बेटा? शुभांकिता समझ में आ रहा है बेटा? जी सर। चलो आगे पढ़ो। सर। पढ़ो 42।
Yes, sir. Assertion borrowing by the government are capital receipts. Reason borrowing by the government are capital ए receipts. सब्सिडीज वाला नहीं पढ़ोगे क्या 42? वाओ, Sir, ये नहीं पढ़ रहे? चलो जल्दी करो, दिखाई yes, sir. दिखाई तो दे रहा है। Yes, sir. दिखाएगा. तो हाँ, yes, sir. Alternatives. Both assertion and reasons are true and अरे reasons. पहले तो असर्शन तो पढ़ो बेटा। असर्शन सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ये कहाँ पढ़ा है? Yes, sir. Sorry, sir. Assertion subsidies provided by government are treated as revenue expenditure. Reason subsidies are treated as revenue expenditure because they do not create assets or reduce liabilities. ठीक है, Alternative. हाँ पहले अब सुनो, अब इस पर विचार करो। हाँ शुभांकिता आप ही से पूछा, सब्सिडीज क्या होता है? व्हाट इज सब्सिडी? बोलो बेटा। सॉरी, सब्सिडी बताओ, कोई बच्चा मुझे बताओ सब्सिडी क्या होता है? बताइए। गवर्नमेंट जो प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए या कंपनीज या फार्मर्स के इंसेंटिव्स को बनाए रखने के लिए, उसके प्रॉफिटेबिलिटी को बनाए रखने के लिए जो अपनी तरफ से सपोर्ट देती है वो सब्सिडी कहलाता है। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे एग्रीकल्चर में एमएसपी का डिक्लेरेशन करना, ये सब्सिडी का हिस्सा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सब्सिडी का हिस्सा है। समझ में आई बात? तो सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, किसानों को देती है, कंपनीज को देती है, तो फिर उनसे ये नहीं बोलती कि आप मुझे वापस करो। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट मतलब कोई एक्सपेंडिचर जो है, ये जो गवर्नमेंट करती है, ऐसे एक्सपेंडिचर जो रेकरिंग नेचर के हैं, बार बार, और एसेट्स और लायबिलिटीज को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। तो सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल बात सही है, ये सब्सिडी रेकरिंग नेचर का है और लायबिलिटीज को घटाता नहीं है। तो सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पहला तो सही है। अब इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, रीजन दिया है, सब्सिडीज आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज दे डोंट क्रिएट एसेट्स और रिड्यूस लायबिलिटीज। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? ए होगा। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। समझ में आई बात? बोलो बेटा, बोलो भाई। चिल्ड्रेन थक गए हो क्या? बोलो, आप लोग थक गए हो? थक गए हो? हैं? यस सर, थके हुए हैं, सुबह से पेपर लिख रहे थे, फिर अभी क्लास। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। तो हम इस क्लास को वाइंड अप करते हैं और फिर मैं लिंक भेजूंगा इवनिंग में, अगर देखूंगा समय मिलेगा तो लिंक भेजूंगा। ओके चलो चलो ठीक है। हाँ बोलो बेटा। सर असर्शन और रीजनिंग सर इसी चैप्टर से आएगा या और किसी चैप्टर से भी आ सकता है? मनी एंड बैंकिंग, मतलब सर सारे चैप्टर्स में? देखो आना तो चाहिए था, सारे चैप्टर्स में ही देना चाहिए था। अब देखो हम इसी 2 चैप्टर्स को बढ़िया से पढ़ लो, आ सकता है किसी भी चैप्टर से आ सकता है। अभी केस स्टडी भी मुझे कराना है, केस स्टडी भी कराऊंगा। केस स्टडी के कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले भेज दिया था आपको, ठीक है? यस सर। हाँ, केस स्टडी के मैंने क्वेश्चन भेज दिए थे, और जैसे केस स्टडी में कुछ भी दे दिया जाएगा, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का एक एग्जांपल जैसे दे दिया जाएगा, मान दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि ये किसका एग्जांपल है, इसको डिफाइन करें। ठीक है, ऐसे ये कैसे डिस्पैरिटीज को दूर करता है, उसी से क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे।
ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कोविड-19 में गवर्नमेंट ने, एक मिनट रुक जाओ, इसको स्टॉप करें रिकॉर्डिंग को।